वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल की डिजिटल क्लासेस के अंतर्गत। जैसा कि आप सब लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा तो प्रीवियस वीडियो से आपको ये पता लग गया होगा कि अपन जो है स्टडी कर रहे हैं वी हाइव के सेकंड लेसन, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। क्या है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये भी आपको मालूम चला होगा कि साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है वह दो भागों में डिवाइडेड है। पहला है एवलिन ग्लेनी के ऊपर और दूसरा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर। तो अपन का जो टॉपिक चल रहा था, अपन की जो चैप्टर स्टडी चल रही थी वो थी एवलिन ग्लेनी का जीवन वृतांत। उसमें अपन ने पढ़ा कि एवलिन ग्लेनी जो है उसके धीरे धीरे सुनने की शक्ति कम होती है, तो उसकी प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुलाती है। पेरेंट्स को बुला करके सलाह देती है कि आप अपनी बेटी को किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। पेरेंट्स उसके एडवाइस को फॉलो करते हैं और अपनी बेटी एवलिन ग्लेनी को एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर पहुंचते हैं। स्पेशलिस्ट जो होता है वह उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद वह उसके पेरेंट्स को बताता है कि नर्व सिस्टम जो स्नायु तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं डैमेज, कुछ ना कुछ खराबी हो रही है, वह धीरे धीरे बेकार हो रहा है। और उसका ये परिणाम है, एज अ रिजल्ट उसका एक परिणाम है कि आपकी बेटी के सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। जब एवलिन के माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वह पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है वह सलाह देता है कि हम आपकी बेटी को हियरिंग एड्स, जो श्रवण सहायक उपकरण होते हैं, वह लगा देंगे और इसको एक बहरे बच्चों के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेंगे। स्पेशली स्कूल जो कि कहीं ना कहीं डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, उस विद्यालय में इसको पढ़ने के लिए भेज देंगे। तो एवलिन उस समय क्या है, थोड़ा सुन सकती थी, उसकी पूरी सुनने की शक्ति खत्म नहीं हुई थी, वह सुन सकती थी। तो एवलिन कहती है जब स्पेशलिस्ट ने माता पिता से ये बात कही तो मुझे सब कुछ अंधेरे में नजर आने लगा, मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर चैप्टर ने आगे रिवेल किया कि एवलिन नाम की जो लड़की थी वो कैसी थी, डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पी थी। तो उसने ये सोच लिया कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मुझे एक सामान्य व्यक्ति की भांति जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो उसने सामान्य व्यक्ति की भांति जिंदगी को आगे बढ़ाया और एक घटना घटी कि वह एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है। उस समय जब लड़की जाइलोफोन बजा रही थी तो उसने निश्चय कर लिया कि मुझे भी जाइलोफोन बजाना है और कहीं ना कहीं जिंदगी को संगीत में बनाना है, अर्थात संगीत को ही जिंदगी का आधार बनाना है और जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से उसने संगीत में इंटरेस्ट लिया और संगीत में इंटरेस्ट लेने का परिणाम ये निकला कि एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नाम की एक संस्था थी। उस संस्था में जब उसने ऑडिशन दिया तो उस ऑडिशन के बाद जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला, लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि उस संस्था के हिस्ट्री में अभी तक किसी ने इतने अंक प्राप्त नहीं किए थे जिसने एवलिन ने प्राप्त किए। फिर धीरे धीरे एवलिन जो थी वह अनेक वाद्य यंत्रों को, अनेक ताल वाद्यों को बजाने में महारत हासिल करती गई और महारत का परिणाम ये निकला कि इतने सारे ताल वाद्य वादक इस दुनिया में थे, लेकिन उनके बीच में से निकलती हुई एवलिन सीधे ही शिखर पर पहुंच गई। और शिखर पर पहुंचने के बाद उसका इतना बहुत ही ज्यादा व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल हो गया कि उसको दुनिया के अनेक देशों से कंसल्ट करने के लिए, संगीत समारोह करने के लिए बुलावे आने लगे। क्लियर है? यहां तक अपन ने स्टडी की थी। आगे अपन चलते हैं कि आगे चैप्टर किस चीज को रिवेल करता है। तो देखिए आगे की स्टडी के लिए अपन चैप्टर पर चलते हैं। अपन ने 5th पॉइंट तक स्टडी कर ली थी। 6th पॉइंट स्टार्ट होता है, इट इज इंट्रीग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन। इंट्रीग्विंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाला। क्या होता है? आश्चर्यचकित करने वाला, चौंका देने वाला, कौतूहल उत्पन्न कर देने वाला। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिस चीज को देख करके पहली बार में विश्वास ना हो, वो चीज कहलाती है इंट्रीग्विंग। इट इज इंट्रीग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, कि एवलिन के जितने भी समारोह हैं उन सभी समारोहों को देखना इंट्रीगिंग, अपने आप में रोमांचकारी है, अपने आप में कौतूहलपूर्ण है, अपने आप में एक अद्भुत प्रतिक्रिया है। सो अफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि वह
क्या करती है, वह एफर्टलेसली, बिना थके, बिना किसी भारी भरकम कोशिश के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने संगीत को प्रस्तुत कर देती है। वापस समझें, इट इज इंट्रूविंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि बिना सुने और बिना ज्यादा मेहनत के संगीत को प्रस्तुत करने की जो एवलिन की कला है, उस कला को देखना, उसके कार्यक्रम में इस चीज को महसूस करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोमांच है, एक कौतूहल भरा कार्य है। आगे देखिए, इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श के दौरान, तो कोई एक व्यक्ति है, अपन यहाँ कह सकते हैं एज अ रिपोर्टर, एक पत्रकार है जो कहीं ना कहीं उससे बातचीत कर रहा है, उसके जीवन के बारे में पूछे जा रहा है। तो वो ये कहता है कि इन आवर 2 आवर डिस्कशन, कि हमारे 2 घंटे के बाद विचार विमर्श के दौरान मैंने एवलिन से 2 घंटे तक बात की थी। तो उस 2 घंटे के जो समय अवधि थी, उस समय अवधि के दौरान शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वह एक शब्द को भी नहीं चूकी, अर्थात वह किसी भी बात से नहीं चूकी, उससे जो पूछा वह उसने बतलाया, एकदम सटीक बतलाया, एकदम ठीक बतलाया, ये नहीं कि कहीं ना कहीं शब्दों का उलटफेर कर दिया हो। मैन विद बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और क्या कहती है, वो ये कहती है कि मैन विद बिजी बियर्ड, बिजी बियर्ड, बिजी का मतलब होता है घनी और बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, कि मैन विद बिजी बियर्ड, घनी दाढ़ी वाले लोग, अर्थात वो व्यक्ति जिनकी दाढ़ी कुछ बड़ी होती है, गिव मी ट्रबल, मुझे कहीं ना कहीं ट्रबल, परेशानी देते हैं। अर्थात उसके कहने का मतलब है कि बड़ी दाढ़ी वाले जो व्यक्ति हैं उनसे कहीं ना कहीं मुझे परेशानियों का अनुभव होता है। शी लाफ्ड, ऐसा कहकर के वो हंस जाती है। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है, समझना है इसको। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना ही देखना नहीं होता, कि कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके होठों के हिलने की प्रक्रिया को देख रहे हो, इस चीज को देखना नहीं कहते। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, होठों के हिलने की प्रक्रिया को देखना देखना नहीं है। इट इज द होल फेस, बल्कि पूरे चेहरे को देखना ही देखना है। पूरे चेहरे को अगर आप देखते हो तब आप जाकर के मानो कि आप किसी चीज को देख रहे हो। होठों के संचालन को, होठों के मूवमेंट को देखना देखना नहीं होता है। स्पेशली द आईज, पूरे चेहरे को देखना होता है, पूरे चेहरे में भी विशेष रूप से, स्पेशली विशेष रूप से द आईज, आंखों को देखना होता है। शी स्पीक्स फॉलेसली विद अ स्कॉटेड लिल्ट, देखिए सी स्पीक्स, वह बोलती है, फ्लॉलेसली, एकदम स्पष्ट रूप में, एकदम स्पष्ट रूप में, विद ए स्टॉइस लिल्ट, स्टॉइस लिल्ट, स्टॉटिस लिल्ट का मतलब होता है स्कॉटलैंड का लहजा। कैसा? स्कॉटलैंड का लहजा, क्योंकि स्कॉटलैंड में पली बड़ी थी तो स्कॉटलैंड की भाषा जानती है, तो वहां के बोलने का तरीका क्या है, तो वह उस लिल्ट, लिल्ट का मतलब होता है लहजा, तो वह स्कॉटलैंड के लहजे में बोलती है। क्या बोलती है? माई स्पीच इज क्लियर, कि मेरी बोलने की प्रक्रिया, मेरे बोलने का गुण, अर्थात मेरे बोलने की शक्ति या बोलने की क्षमता, इज क्लियर, एकदम साफ है, एकदम सही है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी, अर्थात 11 वर्ष की आयु तक मैं आप लोगों की भांति हर चीज को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में सुन सकती थी। और यही कारण है कि मेरे बोलने में कोई भी त्रुटि नहीं है, मेरे बोलने की जो गुण की बात है वह एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है। शी सेज, वह ऐसा कहती है। But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But लेकिन that does not explain, यह चीज, कौन सी चीज, कि वह 11 वर्ष की आयु तक अच्छी तरह से सुन सकती थी, और उस सुनने का ही परिणाम है कि वह आज भी स्पष्ट रूप में बोल लेती है। लेकिन ये वाली चीज नॉट एक्सप्लेन, इस चीज का वर्णन नहीं करती, इस चीज को नहीं बतलाती है हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच भाषा किस प्रकार सीखी, वह फ्रेंच भाषा को किस प्रकार अपना पाई, फ्रेंच भाषा के गुण उसने किस प्रकार से सीख लिए। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापान की जो मौलिक भाषा है,
जो जापान की आधारभूत भाषा है उस भाषा पर किस प्रकार उसने मास्टर दक्षता हासिल की। ये चीजें इस चीज का कोई भी क्लू, कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं करती हैं। केवल इतना मालूम है कि 11 वर्ष की आयु तक वह सुन सकती थी, इसलिए अपन कह सकते हैं कि सुन सकती थी तो बोलने का गुण अच्छा है, वक्तव्य अच्छा है उसका। लेकिन वो फ्रेंच भाषा जानती है, कहीं ना कहीं जापानी भाषा जानती है, तो इन चीज़ों के बारे में अपन को कोई भी क्लू नहीं मिलता कि ये चीज़ें उसने कहाँ से सीखी। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष की आयु के बाद ही तो वो फ्रांस, जापान गई, उससे पहले तो नहीं गई। और जब तक वह सुनने की शक्ति को खो चुकी थी, तो जापानी और फ्रांस जो भाषा है ये किस प्रकार सीखी, उस पर उसने अपना एकाधिकार बना लिया। एकाधिकार का मतलब उस पर भी उसने क्या है, महारत हासिल कर ली। किस प्रकार कर ली, इस चीज का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। आगे देखिए, एज फॉर म्यूजिक, संगीत के बारे में, कि संगीत के लिए सी एक्सप्लेन्स, वो कहती है, वो वर्णन करती है कि जब संगीत की बात आती है तो संगीत के बारे में वो क्या बतलाती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि संगीत जो है, इट का मतलब म्यूजिक, इट का मतलब क्या है, म्यूजिक, कि संगीत जो है पोर्स का मतलब होता है प्रवाहित होना, बाहर निकलना। क्या होना? प्रवाहित होना, बाहर निकलना, जैसे अपन जर्नली कहते हैं पोर, उड़ेल देना, उमड़ करके आना। क्लियर है कि संगीत के बारे में एवलिन ग्लेनी कहती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि संगीत जो है एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवाहित होता है। संगीत ये नहीं है कि केवल मैं यूं करके बजाती हूं वही संगीत है, मैं बोल रही हूं वही संगीत है। संगीत तो मेरे शरीर के एवरी पार्ट, प्रत्येक अंग से प्रवाहित होता है। इट टिंगल्स, टिंगल का मतलब होता है स्पंदन होना। क्या मतलब होता है टिंगल्स का मतलब होता है स्पंदन होना। स्पंदन नॉर्मली होता है एक हल्की सी चुभन। क्या होता है? एक हल्की सी चुभन से सिरहा उठना, वो होता है स्पंदन। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति आया, एक बहुत ही हल्के रूप में आलपिन चुभाई, अपन एकदम थोड़ा सा कपकपा सा जाते हैं, वो होती है स्पंदन की प्रक्रिया। कि देखिए, इट टिंगल्स इन द स्किन, जो संगीत है वह टिंगल्स इन द स्किन, मेरी जो त्वचा है उस त्वचा के अंदर स्पंदन पैदा करता है, कि संगीत मेरी त्वचा में स्पंदित होता है। माई चीक बोन्स, गाल की हड्डियां, कि मेरे गालों की जो हड्डियां हैं वहां पर स्पंदित होता है। एंड इवन इन माई हेयर, और यहां तक कि माई हेयर, मेरे बालों में भी स्पंदित होता है। अर्थात संगीत मेरी त्वचा में, मेरे गाल की हड्डियों में और मेरे बालों में भी स्पंदित होता है। आगे देखिए, व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, कि जब कभी भी उसने प्रस्तुति दी और प्रस्तुति देने में जाइलोफोन बजाया, शी कैन सेंसेस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो देखिए, जाइलोफोन बजाते समय क्या है, सी कैन सेंसेस का मतलब अनुमान लगाना, भांप लेना। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो शी कैन सेंसेस द साउंड, वह ध्वनि को भांपती है, ध्वनि का अनुमान लगा लेती है, ध्वनि को महसूस करती है। पासिंग अप द स्टिक, लकड़ियों के माध्यम से होती हुई, इनटू हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के पोरुओं तक। कि जब भी वह इस प्रकार से जाइलोफोन बजाती है तो जो जाइलोफोन बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, वह ध्वनि, वो जो डंडियां हैं जिनसे वो बजाती है, उन डंडियों के माध्यम से होती हुई अपनी उंगलियों के पोरुओं पर उस ध्वनि को वह महसूस कर लेती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, बाय लीनिंग का मतलब होता है झुक जाना। क्या होता है? झुक जाना। कि बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि ड्रम पर झुक करके, कि जो बजाने के ढोल होते हैं, ड्रम होते हैं, उन पर थोड़ा झुक करके वह एवलिन नाम की लड़की कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग का मतलब होता है सतत प्रवाह। जर्नली रेजोनेंस का मतलब होता है एक गूंज। क्या होता है? गूंज। अपन यहां अर्थ लगा सकते हैं सतत प्रवाह, कि ड्रम पर थोड़ा सा झुक करके वह जो गूंज का एक सतत प्रवाह होता है, अर्थात ढोल की ध्वनि जो गूंज के रूप में निकलती है, उसका जो एक सतत प्रवाह है, उस प्रवाह को इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में वो महसूस कर लेती है, उसको वो भांप लेती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और एक लकड़ी के मंच पर,
कि जिस मंच पर वह प्रस्तुति देती है, यदि वह मंच लकड़ी का होता है तो लकड़ी के बने हुए मंच पर शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती है, जूतों को खोल देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, जो कंपन है अर्थात इंस्ट्रूमेंट को बजाने के बाद जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है, वह कंपन पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नग्न पैरों से होता हुआ अप हर लेग्स, उसके पैरों तक, टांगों तक आ सके। कि जब भी वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रस्तुति देती है तो रिमूव हर शूज, अपने जूतों को एक ओर रख देती है, उनको उतार देती है। क्यों उतार देती है? क्योंकि जो गूंज है, जो वाइब्रेशन है ध्वनि का, साउंड का जो कंपन है, वह कंपन उसके बेयर का मतलब होता है नग्न, ये बेयर, कि उसके नंगे पैरों से होता हुआ उसके टांगों तक, उसके पैरों तक अर्थात पंजों से ऊपर आ सके, इसलिए वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूतों को एक ओर रख देती है। क्लियर हुआ यहां तक का ये पूरा चैप्टर अपना? ठीक है, इसके आगे चलते हैं तो देखिए आगे आता है, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई अचंभा नहीं है, यह है कि अपन चौंक जाएं, चौंकने की कोई बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने श्रोताओं को असीम आनंद देती है। डिलाइट परम आनंद, सुखद अनुभूति, कि जो कोई भी एवलिन के कंसर्ट को, एवलिन के संगीत समारोह को उपस्थिति देता है अर्थात उसमें प्रेजेंट होता है, तो निश्चित रूप से वह आनंदित होता है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। वह हमेशा अपने श्रोताओं को प्रसन्न करती है। इन 1991 शी वाज presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। अब देखना, यहां से आपको एक चीज है जो याद रखनी है, वो ये याद रखनी है आपको, Soloist of the Year Award, ये तो एक अवार्ड का नाम है। क्या है? अवार्ड का नाम है, एक उपलब्धि है, ये एक अवार्ड है, एक पुरस्कार है, एक तमगा मान सकते हो आप इसको। तो देखिए वापस पढ़ता हूं, सुनना। इन 1991 1991 में, कि सन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड, उसे प्रदान किया गया, विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही कीमती, एक बहुत ही उच्च सम्मान, जिसका नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। यह 1991 में उस फिलहार्मोनिक नाम की जो संस्था थी, उसके माध्यम से इस एवलिन नाम की बालिका को दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बैलेट्स। अब देखिए, मास्टर परक्यूशनिस्ट, पहले भी बता चुका हूं मैं वर्ड का मीनिंग। परक्यूशनिस्ट अनेक प्रकार के ताल वाद्यों को बजाने में महारत रखने वाला व्यक्ति कहलाता है परक्यूशनिस्ट। तो देखिए, जेम्स बैलेट नाम के एक परक्यूशनिस्ट हैं, एक बहुत ही प्रवीण, बहुत ही कुशल ताल वाद्य वादक हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली। हियरिंग सुनने की ताकत, सुनने की शक्ति, कि भगवान ने, ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति को ले लिया। बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ईश्वर ने उसको गिवन, दिया, बैक, वापस, समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्वितीय या विलक्षण, कि ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन उसके बदले में ईश्वर ने उसको कुछ विलक्षण चीज, कुछ विलक्षण ताकत, एक अद्भुत शक्ति वापस दे भी दी। वॉट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, आप बोलते हो, कोई दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो जो कुछ अपन क्या करते हैं, अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं, सी फील्स, उसे वो महसूस करती है। क्या करती है? उसे वो महसूस करती है। और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो भगवान के द्वारा इस एवलिन नाम की बालिका को दी गई थी, कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उस चीज को वह महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं ज्यादा अच्छे रूप में,
कि हम में से कोई भी इतना अच्छा नहीं कर सकता, सुनने के बाद भी उसको इतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता जितनी कि एवलिन उस चीज को महसूस करने के बाद प्रतिक्रिया दे देती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण है क्या कि वह महसूस करती है, सुनती नहीं है, महसूस करती है, यही एक कारण है। और इसी कारण से शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वह संगीत को इतने सुंदर रूप में, इतने मधुर रूप में प्रस्तुत करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब होता है सतत उद्यमी। क्या होता है? सतत उद्यमी, अर्थात बिना रुके मेहनत करने वाला, वर्कहॉलिक, सतत प्रयास की ओर अग्रसर। तो देखिए एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती है, कन्फेसेस मान लेती है, स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट्स, कि एवलिन स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वह सतत उद्यमी है, अर्थात वह लगातार बिना रुके प्रयास करने वाली है, कोशिशों को लगातार जारी रखने वाली है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, ऑफन हार्डर, कहीं ज्यादा कठोर काम करना है, देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, शास्त्रीय संगीत के जो विद्वान हैं, शास्त्रीय संगीत के जो संगीतज्ञ हैं, वो भी इतना हार्ड वर्क नहीं करते, मुझे उनसे भी ज्यादा क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। शास्त्रीय संगीत को सीखने वाला अपने आप में बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन एवलिन कहती है कि वो व्यक्ति जो शास्त्रीय संगीत को सीख रहा है या सीख चुका है, वो भी इतनी मेहनत नहीं करता, उससे भी ज्यादा हार्डर वर्क जो है वो मुझे करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। फिर वो एक चीज और कहती है, रिवार्ड्स, जो इनाम हैं, क्या हैं? जो इनाम है, जो उपलब्धियां हैं, इनॉर्मस, वो असीमित हैं, असंख्य हैं, अगण्य हैं। इनाम क्या है? असीमित हैं, इनका कोई लास्ट बिंदु नहीं है, एक के बाद प्राप्त करते ही चलो, करते ही चलो, करते ही चलो। तो जो पदवियां हैं, जो इनाम है, वो इनॉर्मस, असंख्य हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट के अलावा, कि फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत समारोह की प्रस्तुतियां, कंसर्ट का मतलब होता है संगीत समारोह का प्रस्तुतिकरण, के नियमित संगीत समारोह के प्रस्तुतिकरण के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवलिन फ्री कंसर्ट्स, मुफ्त की प्रस्तुतियां भी देती है, मुफ्त के संगीत समारोह भी करती है, इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। कि जेल के जो कैदी होते हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक ही जगह पर रह रहकर, तो उनके मनोरंजन के लिए, उनके मन को बहलाने के लिए जेल में जाकर के फ्री के संगीत समारोह करती है, हॉस्पिटल में रोगियों को एंटरटेनमेंट करने के लिए फ्री में संगीत समारोह करती है। आगे देखिए, शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, उच्च, और प्रायोरिटी का मतलब होता है महत्व देना, दर्जा देना, महत्व देना, दर्जा देना, कि सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह उच्चतम दर्जा देती है, अर्थात वह अधिक से अधिक महत्व देती है टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो युवा वर्ग के, युवा संगीतज्ञ जो होते हैं, युवा व्यक्ति जो संगीत सीखने की ललक रखते हैं, संगीत सीखने के इच्छुक होते हैं, वह उस युवा वर्ग के जो संगीतज्ञ हैं उनको क्या है? उच्च दर्जा देती है, अर्थात उनको सबसे पहले वह टटोलती है, सबसे पहले उनकी बात को पूछती है, मानती है। एन रिचलेन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। अब देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि 5 कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में, जिसमें एक लेडी थी एन रिचलेन। वो कौन थी? वो गूंगे बहरे बच्चों के लिए एक संस्था है जिसका नाम था बीथोवन फंड, बीथोवन फंड, उसकी एक सदस्य है, उससे जुड़ी एक महिला है। तो देखिए एन रिचलिन नाम की जो महिला है वो कौन है? वो बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चे हैं उन बहरे बच्चों के लिए एक संस्था है, उस संस्था से जुड़ी जो महिला है सेज, वो कहती है शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। शी का मतलब वह, और वह कौन? वह का मतलब एवलिन, कि एवलिन इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। क्या मतलब होता है? प्रेरणा।
कि एवलिन नाम की लड़की शाइनिंग इंस्पिरेशन, एक चमकदार प्रेरणा है, एक बहुत मजबूत स्थिति की क्या है, प्रेरणा का स्रोत है फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। कि जो बच्चे बहरे हैं, वो बहरे बच्चे अगर एवलिन को देखते हैं तो एवलिन उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। तो एवलिन उन बहरे बच्चों के लिए एक बहुत ही चमकदार, एक उत्कृष्ट प्रेरणा का स्रोत है, नमूना है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। दे सी, वो देखते हैं कि जब वो बच्चे एवलिन के सामने जाते हैं तो वो महसूस करते हैं, वो इस चीज को जानते हैं, दैट देयर इज नो वेयर, कि संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है, देयर इज नो वेयर, कि इस संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब एवलिन बहरी होने के बाद संगीत को इतने सुंदर रूप में प्रस्तुत कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए इस संसार की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम बहरे बच्चे नहीं जा सकते। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए पॉइंट नंबर 10। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। कि एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है, यहां पर अर्थ लगाएं अपन, हासिल कर लेना, पूरा कर लेना, प्राप्त कर लेना। यहां अर्थ लगा सकते हैं अपन अकम्प्लिश्ड, उपलब्धि को पाना। क्या अर्थ लगाएं अपन? उपलब्धियों को पाना। कि एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की जो है ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपनी उम्र से ट्वाइस, दुगनी उम्र के जो व्यक्ति हैं, समझना यहां पर, पीपल ट्वाइस हर एज, लोग ट्वाइस हर एज, जो उसकी उम्र से दुगनी उम्र के हैं। आ रही है ना बात समझ में? वे लोग जो एवलिन की उम्र से लगभग दुगनी उम्र के हैं, उन व्यक्तियों से ज्यादा, उन व्यक्तियों से कहीं ज्यादा एवलिन ने उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। एवलिन हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, एवलिन ने पहले ही बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं, देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपनी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्तियों की तुलना में। She has brought percussion to the front of the orchestra। कि she has brought, वह लेकर आई है, percussion to the front of the orchestra, orchestra को, कि परक्यूशन ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, के जो ऑर्केस्ट्रा की वैल्यू है, ऑर्केस्ट्रा का जो महत्व है, वास्तव में ऑर्केस्ट्रल सिंगिंग, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक होता क्या है, उसकी वैल्यू को, उसके महत्व को इन फ्रंट, उसने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अर्थात उसको बहुत ही एक विशेष दर्जा एवलिन ने दिलवा दिया है। एंड और डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह चीज भी डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रदर्शित करती है, यह चीज भी लोगों के सामने ला दी है, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत आगे तक चलेगा। वेरी मूविंग, गतिमान है, गतिमान है, गतिमान का मतलब इसका अंत नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक आगे तक चलता रहेगा। क्या? और के एक्स्ट्रा का जो वर्क है, वह वर्क ये एवलिन ने लोगों को बतला दिया, एवलिन ने लोगों की नजर में सबसे पहले खड़ा कर दिया। आगे देखिए, शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन, वह उन लोगों को प्रेरणा दे चुकी है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन, वह उन लोगों को प्रेरणा दे चुकी है, दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, जो क्या है, डिसेबल्ड हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक किसी ना किसी रूप में अयोग्य हैं, उन लोगों को इसने बहुत ज्यादा प्रेरणाएं दी हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वे लोग, लुक टू हर, जो उसको देखते हैं, से, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने भी एवलिन को देखा, उसने क्या कहा? उसने कहा इफ शी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, अर्थात यदि एवलिन कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। यदि एवलिन ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियन, एंड नॉट द लीस्ट, और ये अंततः नहीं है, ये अंततः नहीं है। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर, उसने असीमित आनंद दिया है, टू मिलियंस, लाखों करोड़ों लोगों को। इस प्रकार से ये एवलिन का जीवन वृतांत है, जो आज अपन ने कंप्लीट लाइन टू लाइन स्टडी करके पूरा किया।
अगले वीडियो में अपन इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।